अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, लाइक 15-20 डेज हमारे पास रिमेनिंग है। अभी इस टाइम में क्या सीईटी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? अगर गलती से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, 12 से 15 घंटे अगर आप टाइम निकाल सकते हो, तो आपका अभी भी फिज़िक्स में अच्छा स्कोर आ सकता है। 100% में से आपका जो 20 से 30% होता है ना, वो पेपर डिफ़िकल्ट आता है। ऐसे कौन से चैप्टर्स है फिजिक्स में जो कि स्टूडेंट ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए और वो करने ही करने हैं? ये जो 3 चैप्टर्स है ना, अगर आप लोग पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर आए हैं और वो आपको करना ही करना है। तो अगर सीईटी के प्रिपरेशन के लिए मतलब अभी 2 अटेम्प्ट है इस बार, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करें तो भी अच्छे परसेंटेज? यस। तो 2 सब्जेक्ट तो कम से कम सीईटी एग्जाम के लिए 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए। इससे आपका 97-98 परसेंटाइल भी बन जाता है। तो ये सीईटी के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कैसे करें? क्योंकि बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि सर मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, प्रिपरेशन तो बहुत ज़ोर से चल रही है, बट मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा है और उसकी वजह से नर्वसनेस भी और बढ़ रही है। तो देखो, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको मत देखो, उसको जाने दो, आपको आता है उसको छोड़ो। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है वो टॉपिक लिखो और उस टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करो। तो अभी ये लिमिटेड टाइम में पीवाईक्यूज करके गए तो भी हो जाएगा क्या? सो हाय एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ. सो आता सीईडच्या एक्झामसाठी आपल्याकडे मॅक्स टू मॅक्स 15 to 20 डेज आता आपल्याकडे रिमेनिंग आहेत. आता ह्या 15 to 20 डेजमध्ये आपल्याला खूप चांगली प्रिपरेशन करायची आहे. आपल्याला असे टॉपिक्स करायचे आहेत ज्याच्याने आपल्याला चांगले मार्क मिळू शकतात, चांगले आपल्याला पर्सेंटेज आपण स्कोर करू शकतो. आता नक्की ह्या 15-20 डेजमध्ये आपली काय स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे आणि मेन म्हणजे फिजिक्ससाठी मेजॉरिटी ऑफ मुलांचे प्रश्न असतात की फिजिक्समध्ये आपल्याला कसं प्रिपरेशन करायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्यासोबत वन्स अगेन ज्ञान लॅबचे सर म्हणजे आपले अजय सर आपल्यासोबत आहेत. सो हाय सर, वेलकम बैक. हेलो सर। तो सर अभी जैसे कि हमने पिछले वाला पॉडकास्ट किया था, तब हमारे पास थोड़े मतलब अच्छे खासे दिन थे सीईटी के प्रिपेयर के लिए. अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, लाइक 15-20 डेज हमारे पास रिमेनिंग है. अभी इस टाइम में क्या सीईटी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। ओके, तो कैसे है? कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन सर। तो अभी जो भी ये बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, अभी उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं की थी वो उनका रीज़न होगा। लेकिन अगर अभी भी 15-20 दिन अभी अपने पास है, अगर गलती से अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, 12 से 15 घंटे अगर आप टाइम निकाल सकते हो, तो आपका अभी भी फिज़िक्स में अच्छा स्कोर आ सकता है। देखिए, मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ। जो हमारा पेपर होता है टोटल 150 मार्क्स का होता है, मतलब 100% पेपर होता है। 100% में से आपका जो 20 से 30% होता है ना, वो पेपर डिफ़िकल्ट आता है। अगर मैं मार्क्स में बताऊँ आपको, तो 50 मार्क्स में से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी आते हैं। उसके बाद में 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल का आता है, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और लास्ट के जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स होता है जो, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो अगर अभी भी बच्चा ईजी वाले क्वेश्चंस जो 25 मार्क्स 30 मार्क्स वो स्कोर करने का कोशिश कर सकता है वो, और उसको मिल भी सकता है अगर उसने थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर किया तो, ठीक है। तो ये जो 25-30 मार्क्स है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा टारगेट करना है ये 15-20 दिनों में। अगर आप पूरा करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकता है और मार्क्स और कम आ जाएंगे। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 25-30 क्वेश्चंस के पीछे भागो, ना कि पूरे सिलेबस के पीछे, क्योंकि 25-30 भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल बन सकता है सीईटी में फिजिक्स के सब्जेक्ट में। ओके, तो अभी सीईटी की प्रिपरेशन करते वक्त और इतने कम मतलब 15-20 डेज में ऐसे कौन से चैप्टर्स है फिजिक्स में जो कि स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए और वो करने ही करने हैं? तो बहुत, ये तो ऐसा है कि सब में से मुझे कुछ बताना है, तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता देता हूँ जो आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहला चैप्टर जो है रोटेशनल डायनामिक्स बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सेकंड आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड आ गया केटीजी। ये जो 3 चैप्टर्स है ना, अगर आप लोग पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर आए हैं और वो आपको करना ही करना है। उसके बाद में हमारे 2 ऑप्टिक्स वाले आ गए, ठीक है, जो वेव वाले आ गए। एक ऑसिलेशन हो गया, एक सुपरपोजिशन हो गया। तो ये 5 चैप्टर्स जो है, इसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये 5 चैप्टर्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया नेक्स्ट पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमारा एसी सर्किट वाला चैप्टर है, ईएमआई वाला चैप्टर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का सेमीकंडक्टर, अगर वो बच्चा कर लिए 4 चैप्टर, पार्ट 1 में से 5 चैप्टर्स और पार्ट 2 में से 4 चैप्टर्स, ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, अगर ये कर लिए तो बस बहुत ही आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। और एक और चैप्टर है, अगर हिम्मत बची तो,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जो सिर्फ डेरिवेशन वाला चैप्टर था, बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स में भी नहीं करते वो चैप्टर, लेकिन अगर आप कर सको, क्योंकि उसमें फॉर्मूला याद करना है और आपको सम सॉल्व करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये चैप्टर भी आपने कर लिया, ये टोटल 10 चैप्टर अगर आपने कर लिए, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स और पार्ट 2 के 5 चैप्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लास्ट में सेमीकंडक्टर। इतना भी कर लो, बस बहुत हो जाएगा। तो इतने कम समय में सीईटी के लिए नए टॉपिक्स करने चाहिए या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है? नए चैप्टर्स तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, प्लस आपको मॉक टेस्ट देना है। अब रिवीजन में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका पढ़ के हो गया है, बस उनको रिवाइज करना है, और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको जीरो से पढ़ना होता है। तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि 1 शॉट लेक्चर्स देखो आप, उसके बाद में आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। मैं बार बार फॉर्मूला शीट के लिए प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आपको फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला शीट आपको बनानी है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब ये 15 से 20 दिन जो है ना, उसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। तो पीवाईक्यूज के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, या फिर आप लोग बुक्स खरीद सकते हो, ठीक है। स्कोर बूस्टर करके एक बुक आती है जिसमें सिर्फ पीवाईक्यूज दिए जाते हैं, तो वो आपको लेनी ही है और सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं। और पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, सारे बच्चे के क्वेश्चन पूछेंगे, मैं पहले आंसर कर देता हूँ कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो अभी ये जो आपने स्ट्रेटेजी बताई, तो इसके लिए कितने फिजिक्स के लिए आवर्स देने चाहिए? डेली कितने घंटे हमें फिजिक्स करना ही करना है? अब आवर्स देना नहीं है, अब सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 15-20 दिन बचा है। अगर ये इसमें भी अगर आप लोग गिन के पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, अगर मैं बोलूँ कम से कम, तो भी आपको 3 घंटा तो देना ही है कम से कम। अगर उतना भी आप नहीं दे पा रहे हो तो फिर छोड़ दो, आप फिर आप पढ़ाई मत करो, ठीक है। सीधे जाओ, जय माता दी करो, ABCD करके आ जाओ, ठीक है। तुक्का वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सीरियस हो तो 3 घंटा मिनिमम आपको फिजिक्स के लिए, 3 घंटा केमिस्ट्री के लिए, और बाकी बचा हुआ टाइम मैथ्स और बायोलॉजी के लिए देना ही देना है। मैथ्स और बायोलॉजी को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और एक और चीज़ सर, बच्चे हैं ना, तीनों सब्जेक्ट करने के पीछे भागते हैं। मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपका फिजिक्स बहुत खराब है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए, मैथ्स और केमिस्ट्री। अगर आप PCB वाले हो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट भी अगर आपके स्ट्रांग है तो सीईटी में क्या होता है, सीईटी में हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं देखते हैं, Yes. हम देखते हैं कि 200 में से कितना मिला है। अगर 200 में से आपको 100+ मार्क्स भी मिलता है ना, 100 मार्क्स, सिर्फ 50% लाना है आपको, तो भी आपका परसेंटाइल में 95+ परसेंटाइल आ जाता है सर। ओके। सिर्फ अगर आपका 100 मार्क्स आता है। तो अगर गलती से आपने मैथ्स के लिए अच्छा पढ़ लिया, केमिस्ट्री के लिए अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से, कि मैथ्स में आ गया आपको 70-80, बाकी आपको केमिस्ट्री में आ गया 40+ मार्क्स, और फिजिक्स में तो आप लोग जय माता दी करोगे, छोड़ना तो एक भी नहीं है अपने को, तो 5-10 मार्क्स जो भी बोनस है, हो गए 100+ मार्क्स। तो बच्चे, स्ट्रेटेजी बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हो। खाली आपको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है, मैथ्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, केमिस्ट्री के ऊपर ध्यान दो, और फिजिक्स के ऊपर। केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए आपका, और केमिस्ट्री में जो ईजी चैप्टर्स है आप वो कर सकते हो। तो अभी जैसे आपने बोला कि कोई भी 2 चैप्टर्स करो, उतने ही आपको अच्छे परसेंटाइल मिल सके। करेक्ट। तो ये रियलिटी है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ना पैनिक होता है कि यार ये 3 सब्जेक्ट है, अभी 3 सब्जेक्ट कैसे कवर अप करूँ? तो अगर सीईटी के प्रिपरेशन के लिए, मतलब अभी 2 अटेम्प्ट है इस बार, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करें तो भी अच्छे परसेंटाइल। यस। सबसे पहली बात तो इस साल के बच्चों को एडवांटेज मिला है कि वो 2 बार सीईटी दे सकते हैं, और जो पिछले साल के बच्चे वो अभी हमें गाली दे रहे हैं कि सर हमारे टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये, ठीक है। कमेंट में भी बच्चे आएंगे कि सर हमारे टाइम पे नहीं था, लेकिन ये साल वाले बच्चे बहुत लकी है कि 2 बार सीईटी का अटेम्प्ट मिल रहा है। तो इससे ना बच्चे प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि चलो पहला अटेम्प्ट खराब गया तो हम दूसरे अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हैं, या फिर वो लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ मैथ्स या केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, और सेकंड अटेम्प्ट में वो जैसे रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आप सेकंड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, लेवल देख के पता चल जाएगा, शिफ्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि ये हार्ड था कि ईजी था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप करो। देखो, 2 सब्जेक्ट तो कम से कम सीईटी एग्जाम के लिए 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए। इससे आपका 97-98 परसेंटाइल भी बन जाता है। अभी मेरा एक स्टूडेंट था खेमराज करके, जो हमारा ऑफलाइन का स्टूडेंट था, उसने 1 साल का ड्रॉप लिया था, लेकिन उसने वो जो ड्रॉप लिया था ईयर में, तो उसने खाली 2 सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई किया था, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स, मेरा स्टूडेंट होकर उसने फिजिक्स नहीं पढ़ा था, ठीक है। फिजिक्स में उसने तुक्का ही मारा था, लेकिन फिर भी उसका 97 समथिंग स्कोर आया था, 97 परसेंटाइल। तभी वो डी फार्मेसी कर रहा है, फार्म डी कर रहा है, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, अच्छे कॉलेज में, RC पटेल कॉलेज में कर रहा है वो। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सीईटी में आपका टोटल स्कोर देखा जाता है, ना कि इंडिविजुअल।
तो अभी सीडी की प्रिपरेशन के लिए लिमिटेड टाइम में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? लिमिटेड टाइम में देखो, मिनिमम आपको एक मॉक टेस्ट, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक दिन में देना ही है आपको, जो 200 मार्क्स का या फिर 150 मार्क्स का है। 3 घंटा बैठ के आपको एक मॉक टेस्ट देना है, और वो मॉक टेस्ट से दे के छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं सर कि मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, वो 1-1.5 घंटे में खत्म कर देते हैं। जय माता दी वहीं पे, वो बोर्ड एग्जाम में करना है अपना, ये सीटी में करना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आप आराम से 3 घंटा लेके सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा कि पेपर कंप्लीट भी होता है कि नहीं होता है, कितने क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, सब आपको मैनेजमेंट समझ में आ जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक दिन में एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट कम से कम देना ही देना है, प्लस उसको एनालाइज करना है सर। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सीईटी के एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कैसे करें? क्योंकि बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि सर मॉक टेस्ट दे रहा हो, प्रिपरेशन तो बहुत जोर से चल रही है, बट मॉक टेस्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा है और उसकी वजह से नर्वसनेस भी और बढ़ रही है। देखो, सबसे पहले तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, ये अपना स्कोर एक्चुअल स्कोर नहीं है। देखो मॉक टेस्ट देने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, हमें टाइम मैनेजमेंट पता चल जाता है, हमें हमारे वीक टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे वीक है, तो हम वो सब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हो ना, तो देखो जो क्वेश्चन आपको आता है उसको मत देखो, उसको जाने दो, आपको आता है उसको छोड़ो। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है वो टॉपिक लिखो और उस टॉपिक को सिर्फ रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप रोटेशनल डायनेमिक्स का आपने क्वेश्चन किया और आपका पैरेलल एक्सेस थ्योरम का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है, आप सिर्फ वो टॉपिक रिवाइज करो और उस टॉपिक के ऊपर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आगे जाके नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जब उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, तो आपका वो नहीं होगा। ओके, तो यही स्ट्रेटेजी आपको पूरे केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी और मैथ्स के लिए भी यूज़ करना है। जो आता है उसको साइड में करो, जो नहीं आता है उस टॉपिक को रिवाइज करो, उसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो क्या गलत किया आपने, और उसके बाद में आप आगे फिर से मॉक टेस्ट दो, तो नेक्स्ट डे आपको समझ में आएगा। और मॉक टेस्ट का सर टाइमिंग, ठीक है, अब ये 15-20 दिन जो बचे हैं ना, अपने बॉडी को बोलते हैं ना हैबिचुअल कर लो। ये मॉक एग्जाम का भी 2 टाइमिंग होता है, यस, एक मॉर्निंग वाला टाइम है और एक आफ्टरनून वाला टाइम है। तो आपको यही 2 टाइमिंग में आपको एग्जाम देनी है, ये आप ट्राई करो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट किसी का भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये जो 3 घंटा बैठना है ना, उसी एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करो। वैसे ही आपको टेबल चेयर पे बैठो आप, वैसे ही आप रफ पेज लो। रफ पेज में भी सर लाइन वाला मत लेना, आप ब्लैंक पेज लेना है, जो जेरॉक्स वाले पेपर आते हैं ना वो वाला लेना, क्योंकि बच्चे उसमें भी बहुत गंदा कर देते हैं। तो इसमें भी मैं क्या बोलता हूँ, उस पूरे एक पेज को 2 पार्ट में या 4 पार्ट में आप डिवाइड करो और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि कुछ सेंटर्स में है ना, ये क्वेश्चन पेपर, ये जो अपना सोल्यूशन आता है ना पेपर्स, वो देते नहीं है, वो सिर्फ एक ही देते हैं। तो वहाँ पे झगड़ा करो, उनको बोलो एक पेपर में नहीं होता है सर सॉल्व। अभी कोई मैथ्स वाला बच्चा है, उसको तो 4-5 पेपर लग जाते हैं। कुछ सेंटर्स अच्छे होते हैं, अभी आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको झगड़ा करके मांगना है, लिमिट नहीं है पेपर की, तो आप मांग सकते हो। अच्छे से सॉल्व करो, प्यार से सॉल्व करो, आपको पेपर्स भी देंगे और सॉल्व करना है आपको। बिना सॉल्व करे आप आंसर टिक नहीं करोगे, और आंसर टिक करोगे तो आप जय माता दी कर रहे हो। हाँ, मैंने सुना है ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटर्स में सिर्फ एक ही रफ पेज देते हैं। नहीं, आप वहाँ पे बोलो, 1 या 2 स्टूडेंट बोलेंगे ना तो उनको एक्स्ट्रा पेपर्स मिलते हैं, क्योंकि सर पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक ही पेपर में उनको केमिस्ट्री भी करना है, फिजिक्स भी सॉल्व करना है, प्लस मैथ्स, बायोलॉजी तो ठीक है, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन उनको आधा पेज लग जाता है सर, और सॉल्व करना ही पड़ता है। हाँ, तो आप झगड़ा करो उधर पे, बिंदास झगड़ा करो, आपको वो निकालेंगे नहीं। वहाँ पे जो हेड होगा ना सीईटी का, एक एम्प्लॉय रहता है मेन, आप उनको कंप्लेंट करो तो आपको लाके देंगे। बिंदास आप बिल्कुल मतलब खड़े हो जाओ। इसलिए 2 अटेम्प्ट का देखो फायदा है यहाँ पे। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना झगड़ा करना है कर लो, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में और अच्छे से देना, तो आपको क्या होगा, आपको एक आदत लग जाएगी, अरे ये भी तो आदमी है, इंसानी है, आप मान सकते हैं, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है आपको, कुछ भी नहीं होता। आप थोड़ा सा बोलोगे ना, अगर आप एक जन बोलोगे तो और 2 जन उठ के बोलेंगे कि सर हमको भी तो चाहिए, तो मिलेगा, ठीक है। और ये आपका हक है लेना, क्योंकि 1000 रुपये सर ले रहे हो, हाँ, तो 1000 रुपये में पेपर नहीं दे रहे, और वो खुद भी आप हमें नहीं लेके जाने देंगे वो, करेक्ट। तो मांगो पेपर। तो अभी ये लिमिटेड टाइम में पीवाईक्यूज करके गए तो भी हो जाएगा क्या? यस, हो जाएगा, सुन लिया। देखो सिर्फ हमें है ना, अभी ये जो 15 दिन बचा है, अब इसमें आपको सिर्फ पीवाईक्यू करना है। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि एमसीक्यूज कर लो फिर पीवाईक्यूज करो। मेरा एक ही सजेशन है, जो मैं हर साल अपने ऑफलाइन बच्चों को भी देता हूँ, ऑनलाइन वालों को भी बताता हूँ मैं, कि सिर्फ आपको पीवाईक्यूज करना है लास्ट के 15 दिन में, ठीक है। पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट दो। यही आपका सुबह उठा, नहाया धोया, रिवीजन किया, मॉक टेस्ट दिया, एनालाइज किया,
PYQs किया, यही आपका रूटीन होना चाहिए। ये रूटीन आपका 15 दिन अगर फिक्स हो गया तो आपका जो एग्जाम का दिन होगा ना, आपको कोई भी पैनिक नहीं होगा। आपने 3-3 घंटा एग्जाम दिया है, बैठ सकता है। अभी सर इसमें एक प्रॉब्लम होता है, बच्चे 3 घंटा बैठ नहीं पाते, ओके। ठीक है। उनकी कैपेसिटी इतनी कम हो गई, वो रील्स देख देख के 1 मिनट में 2 मिनट में उनका दिमाग इतना खराब हो गया है ना, तो उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया, वो बैठ नहीं सकते एक जगह पे 2 घंटा। अभी इन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया है, इनको पता है कि जब 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा बैठना पड़ेगा ना, तो ऐसा करते कहीं ऐसा करते कहीं ऐसा करते, ठीक है। तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपको 3 घंटा बैठने की आदत भी डालनी है, तो जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो वो आदत भी आपको लग जाएगी। ओके, तो एग्जाम हॉल में CAT के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए सिर्फ फिजिक्स के लिए? सिर्फ फिजिक्स के लिए, ठीक है। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, ठीक है, सेंटर पे जाओ। और फिजिक्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो, आपको जब लॉगिन करोगे ना, आपका एग्जाम चालू होगा, तो आपको ना 100 क्वेश्चन दिखेंगे। उसमें आपको फर्स्ट 50 क्वेश्चन फिजिक्स के दिखेंगे और 51 से 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के दिखेंगे। तो अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं, मैंने उनसे बात की है बहुत बार, तो वो क्या बोलते हैं सर कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बहुत ईजी, डायरेक्ट लाइन आ जाती है। ओके। अपनी स्टेट की बुक जो है ना, हाँ। टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट रिएक्शन आ जाते हैं। अच्छा। तो केमिस्ट्री का पेपर बहुत जल्दी हो जाता है। और मेरा भी ये सजेशन है, बहुत सारे टीचर्स भी यही बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट केमिस्ट्री, तो आपका सीधा बटन जाना चाहिए 51 पे, और केमिस्ट्री विद इन 30-35 मिनट्स कवर हो जाना चाहिए। ओके। फिर बचा हुआ टाइम 55 मिनट्स जो आपका बचा है, 50 मिनट्स, तो आपका फिजिक्स उठाना है। और फिजिक्स भी कैसे सॉल्व करना है पता है आपको? फिजिक्स में आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा है हार्ड है, छोड़ो। और वो भी छोड़ना कैसे है, विद इन 10 सेकेंड्स में आपका डिसीजन होना चाहिए कि वो करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आपको वो 25 क्वेश्चंस ढूंढ के निकालने हैं, कौन से इजी वाले हैं। अगर वो आपने ढूंढ के निकाल लिए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि CET में आपको पता है क्वेश्चन शफल होके आते हैं। तो अगर आप बाजू वाले का सोच रहे हो कि बाजू वाले का मैं देख लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाजू वाले का क्वेश्चन सेम होगा, लेकिन उनके ऑप्शन भी ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि 50 में से 25 क्वेश्चन ढूंढ के निकालो, नेक्स्ट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज, पर्पल कलर होता है। वो आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि उसका यूज कब करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो 25 क्वेश्चंस ढूंढने हैं, सॉल्व करने हैं। फिर बचे हुए टाइम में आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और लास्ट के 1 मिनट में आपको चेक करना है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने जय माता दी किया है कि नहीं किया है। क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है। पिछले साल हमारा स्टूडेंट का 1 मार्क्स की वजह से उसका परसेंटाइल कम आया, क्योंकि आपको पता है एक मार्क्स पे है ना 100 200 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसका गवर्नमेंट सीट छूट गया। तो ऐसा भी होता है, 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है। आप A सिलेक्ट करो, B करो, C करो, D करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो आपको करना है वो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि 90 मिनट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। हाँ, वो ऑटो सबमिट हो जाता है। अगर आप करते रहे और 90 मिनट्स का बाजू में टाइमर चालू रहता है, जैसे ही 90 मिनट्स उधर पे बजा, ऑटो सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते और आपका मैथ्स या बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बीच में कुछ ब्रेक नहीं, कुछ नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आपको पूरा पेपर देख लेना है, पूरा आपका हरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये हरा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको विंडो समझ में आएगी, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर में आप मॉक टेस्ट दो तो आपको राइट हैंड साइड में क्वेश्चन दिखेंगे और वहाँ पे कलर्स दिखेंगे। अगर वो व्हाइट बॉक्स है, मतलब क्वेश्चन देखा ही नहीं। अगर उसने आंसर टिक करके नेक्स्ट किया है तो ग्रीन दिखेगा। अगर उसने आंसर दिया है और नीचे आता है मार्क फॉर रिव्यू, पर्पल आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने आंसर तो टिक किया है, पर सेव नहीं हुआ। सेव भी हो गया है, आंसर भी किया है, सेव भी हो गया है, पर मैं बाद में आके फिर से देखूंगा कि मैंने सही किया है कि नहीं किया। तो इससे क्या होता है, अगर छूट भी गया ना बच्चे का, अभी कैसा होता है, अगर सब ग्रीन हो जाएगा तो बच्चे को पता नहीं कि मैंने कौन सा तुक्का मारा था। हाँ। लेकिन एक ऑप्शन आता है कि आंसर टिक करके मार्क फॉर रिव्यू कर दो, मार्क फॉर रिव्यू। तो आंसर टिक कर दिया है आपने, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका चला गया तो आंसर तो आपका सेव हो गया है, लेकिन आपके पास टाइम बचा है, तो आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे आके आप उसको चेक कर सकते हो और फिर उसको रिटर्न कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आप देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है। ये 4 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। में होगा तो देखा ही नहीं क्वेश्चन, तो वो तो खत्म काम। तो आपको थोड़ा सा देखना है। आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो यही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा कलर है, क्या है। ऑलमोस्ट सारे भी जितने भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे उसमें आपको एक कलर कोडिंग दी होती है। मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ट्राई करो आप बड़े स्क्रीन पे दो, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, किसी और से मांगो, क्योंकि अपने बच्चे जो है महाराष्ट्र के, वो गाँव से भी आते हैं। तो आप रिक्वेस्ट करो कि कहीं जाके आप मॉक टेस्ट दीजिए, 1 या 2 बार आप कंप्यूटर का स्क्रीन देखिए, ताकि आपको आइडिया मिले। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लॉग बुक भी मिलता है, हाँ,
ठीक है, कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर में होता है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उसको देख के सॉल्व करने के लिए। तो आपको बोलते हैं कैलकुलेटर मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन लॉगबुक होती है। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो लॉगबुक खोल के आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जो बच्चे जो स्मार्ट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो लॉगबुक का यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि टाइम वेस्ट होगा। तो यही है कि आपको एक मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सा फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई एंड आई होप आप सभी लोगों को ये स्ट्रेटजी पता चल गई होगी। 15-20 डेज बाकी है, इस 15-20 डेज में जितना आपको टाइम यूटिलाइज करना है उतना करो और अच्छा स्कोर करने का आप ट्राई करो। बाकी थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बायोलॉजी की वीडियो अंजलि मैम के साथ आ रही है, मुझे पता है अंजलि मैम का फैन बेस बहुत है, तो अंजलि मैम की वीडियो आ रही है, सो जल्दी आएगी वो वीडियो। सो दैट्स इट फॉर इस वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या एंड हैव अ गुड डे।